दोस्तों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी आप सबकी। दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग 8 पार्ट्स इसके देख चुके हैं, जो कि 1 जनवरी 2020 से प्रारंभ है दोस्तों, और अभी तक का यानी अप्रैल तक का इसमें कवर किया जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग आज प्रारंभ कर देते हैं बिना किसी ज़्यादा बातचीत किए। पहला प्रश्न देखें, निःशुल्क पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों ये विश्व लेवल पे पूछ रहा है आपसे कि पूरे विश्व में ऐसा पहला कौन सा देश है जिसने निःशुल्क ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, उसको उपलब्ध करवाने की व्यवस्था किया है दोस्तों। तो यह देश है बेल्जियम। जैसे अपने यहाँ ट्रेन चलती है, रोडवेज चलती है, वैसे वहाँ भी चलती है दोस्तों। तो यह निःशुल्क वहाँ पे यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। यह देश होगा बेल्जियम। यह यूरोपीय देश है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। अगला, नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? दोस्तों यह पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह दोस्तों इसलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इस बार कि यह इस बार 105 वर्षीय एक महिला हैं केरल की, 105 वर्षीय भागीरथी अम्मा उनका नाम है दोस्तों, उनको इस बार दिया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपसे नाम भी पूछ सकता है कि भागीरथी अम्मा कहाँ की हैं, तो केरला की हैं। कितने वर्ष की हैं? तो 105 वर्ष की हैं। इनको इस बार नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। कुल 15 महिलाओं को दिया गया है दोस्तों, तो इतना याद रखिएगा। अगला, रेड पांडा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? यानी ये पूछ रहा है किस देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। तो रेड पांडा चीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और चीन के किस भाग में? तो पूर्वी हिमालय वाले भाग में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। यदि भारत में आपसे पूछे कि रेड पांडा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। और यह आपको पता होगा IUCN की रेड डाटा बुक में भी शामिल है। IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप। अगला हम लोग देखें, रेशम उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? दोस्तों अभी हाल ही में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें कर्नाटक सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित कर रहा है इस समय वर्तमान में। रेशम उत्पादन को दोस्तों सेरीकल्चर भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कौन सा देश करता है, तो चीन करता है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे अपना भारत देश आता है। एक विशेष बात इसमें दोस्तों यह है कि भारत में जो 5 रेशम है, रेशम की 5 प्रजातियां होती हैं, 5 की 5 प्रजातियां दोस्तों भारत में उत्पादित होती हैं, इतना आप याद रखिएगा। उसमें ओक है, टसर है, मूंगा है, इरी है, तो सारी वैरायटी भारत में उपलब्ध है रेशम की, इतना आप याद रखिएगा। दोस्तों आरक्षण पर चर्चा। आरक्षण पर चर्चा दोस्तों इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आरक्षण इस समय विवादित विषय है दोस्तों, और इस समय नहीं हमेशा विवादित रहता है दोस्तों। तो आरक्षण के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। आप लोग पेन लेकर के तैयार हो जाइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो हम इस पे चर्चा करना चाह रहे हैं, जो किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है, किसी भी परीक्षा में पूछेगा, आप विश्वास रखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हाल ही का आरक्षण वाला मामला आया है सामने, उसमें आंध्र प्रदेश की बात है। ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों एक इलाका है जो SC/ST बाहुल्य है। तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया था, जो नौकरियों में आरक्षण था, खास करके वहाँ के विद्यालय में 100% आरक्षित कर दिया था SC/ST के लिए। 100% आरक्षित कर दी गई थी वहाँ की सीटें SC/ST के लिए। तो इसी का विरोध किया गया, और मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो वहाँ की संवैधानिक पीठ ने, संवैधानिक पीठ जैसे आपको सुनाई दे, आप जान लीजिएगा कि कम से कम 5 जज उसमें बैठते हैं। और उस पीठ ने ये कहा कि यह एकदम गलत बात है कि 100% आरक्षण आप दे रहे हैं। तो ये तो पहला मामला हो गया। अभी
अभी हाल ही में यूपी से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि जो आरक्षण प्रोन्नति में दिया जाता है उसकी भी जांच की जाएगी कि प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाए कि ना दिया जाए। दोस्तों और भी अभी है, अभी आपको पता होगा कि 126वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें जो आरक्षण था 2020 तक था, समाप्त हो रहा था, तो उसको 10 वर्ष बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। दोस्तों इसमें कुछ बातें और हम लोग देख लेते हैं। तो 126वां संविधान संशोधन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। आज़ादी के बाद से पहली बार ऐसा बदलाव किया गया है कि जो एंग्लो इंडियन की सीट होती थी, एंग्लो इंडियन की सीट होती थी, 2 सीट दोस्तों होती थी लोकसभा में, और राज्यों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में 1 सीट कहीं ना कहीं दे दी जाती थी। तो वह दोस्तों इस बार समाप्त कर दी गई है, इतना आप याद रखिएगा। यदि दोस्तों हम लोग देखें नौकरियों में जो आरक्षण दिया जाता है, दोस्तों नौकरियों में आरक्षण की हम लोग बात करें तो अनुच्छेद जब आप 14 देखेंगे दोस्तों, तो उसमें विधि के समक्ष समानता की बात की कही गई है, विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। लेकिन जब अनुच्छेद 15 देखते हैं दोस्तों, तो उसमें भी कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको पता है 15(4) और 15(5) में किया जाता है। आप देखते होंगे जब विश्वविद्यालय में प्रवेश की परीक्षा होती है तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है दोस्तों, तो आप देखते होंगे मेरिट किसकी कितना जाती है, एससी की अलग, एसटी की अलग, ओबीसी की अलग, सामान्य की अलग, तो अलग अलग मेरिट जाती है। तो वहाँ भी आरक्षण इनको दिया जाता है अनुच्छेद 15 में। फिर जब अनुच्छेद 16 आप देखते हैं तो उसमें भी लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात कही गई है। लेकिन उसमें भी जब आप 16(4) पढ़ेंगे, 16(5) पढ़ेंगे, तो उसमें भी दोस्तों आरक्षण की बात की गई है। आप देखते होंगे नौकरियों में अलग अलग मेरिट बनती है, एससी, एसटी, ओबीसी सबकी अलग अलग मेरिट बनती है, तो इसमें कहने वाली बात नहीं है। अगला दोस्तों हम लोग देखें, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि यह बात कही गई है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, इतना आप याद रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग यदि लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा और राज्य की विधानसभा में आरक्षण की बात करें, तो जब हम लोग दोस्तों अनुच्छेद 330 देखते हैं, अनुच्छेद 330, तो उसमें लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण है, लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण है। और अनुच्छेद 331 देखते हैं तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण था, लेकिन इस बार समाप्त कर दिया गया। 332 देखते हैं, अनुच्छेद 332 देखते हैं, विधानसभाओं में एससी एसटी का आरक्षण है। अनुच्छेद 333 देखें तो विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन को आरक्षण है, लेकिन इस बार से एंग्लो इंडियन का आरक्षण दोस्तों समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 334 जब हम लोग दोस्तों देखते हैं तो उसी में साफ साफ यह बात कही गई थी कि आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा और 10 वर्ष के पश्चात रिव्यू किया जाएगा, जांच की जाएगी, परीक्षण किया जाएगा। यदि लगता है कि नहीं आरक्षण देना उचित है, फिर से आरक्षण को बढ़ा दिया जाए, तो दोस्तों 10 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया। तो ऐसे ऐसे करते 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 अब आरक्षण हर साल 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, मतलब हर 10वें वर्ष। आपको पता ही होगा 126वां संविधान संशोधन पेश हुआ है, उसमें 10 वर्ष के लिए बढ़ा करके इसको 2030 तक कर दिया गया है दोस्तों। तो यह बात आपको याद रखना चाहिए कि आरक्षण हमेशा के लिए नहीं दिया गया था, ये कुछ दिनों के लिए दिया गया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजनीति इसमें होने लगी और आज ये दोस्तों नासूर बन चुका है। ना तो उचित लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और ना ही इसका कोई और छोर है कि कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, क्या नियम कानून इसमें है, कुछ समझ में नहीं आता। अनुच्छेद 335 देखें दोस्तों, तो अनुच्छेद 335 में साफ साफ कहा गया है कि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप सबको पता है कि कैसे समझौते किए जाते हैं और कैसे क्या किया जाता है। दोस्तों ये आरक्षण की कुछ बातें रहीं। और एक बार आप दोस्तों भाग 10 देख लीजिएगा, हमारे कहने से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार आप संविधान का भाग 10 देख लीजिएगा, और उसके बाद में दोस्तों भाग 16 देखना है दोस्तों आपको। अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 तक देखना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 5वीं अनुसूची देख लीजिएगा, 6वीं अनुसूची देख लीजिएगा, और आपको पता ही है कि कहीं भी राष्ट्रपति ही एससी एसटी कौन होगा घोषित कर सकता है। तो बहुत सारे प्रावधान हैं, एक बार आप संविधान को उठा करके देख लीजिएगा।
अब अगला हम लोग दोस्तों देखें, शेर ए कश्मीर किसे कहते हैं। दोस्तों शेर ए कश्मीर शेख अब्दुल्ला जी को कहते हैं, शेख अब्दुल्ला जी को कहते हैं। ये चर्चा में क्यों है दोस्तों, तो अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे जो वहाँ पे विद्यालय थे, स्थान थे, और शेख अब्दुल्ला के नाम पे कई छुट्टियाँ थीं, सबको रद्द कर दिया गया है और सबका नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसलिए ये चर्चा में आ गए हैं। और शेख अब्दुल्ला के बारे में दोस्तों आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें तो आपको पता होगा, जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था तो शेख अब्दुल्ला ही वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। तब वहाँ प्रधानमंत्री का पद होता था दोस्तों, तो शेख अब्दुल्ला ही बने थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे और इन्हीं के पुत्र हैं, आपको पता होगा इन्हीं के पुत्र हैं फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला के पुत्र हैं उमर अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला का ख़ानदान दोस्तों चल रहा है। तो ये याद रखिएगा, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहते हैं दोस्तों। अगला हम लोग देखें दोस्तों, तो किरण योजना किससे संबंधित है, तो यह युवा महिला वैज्ञानिकों के प्रोत्साहन से संबंधित है। दोस्तों एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसमें जो नई महिलाएं, नई लड़कियां आना चाहें उनको भारत सरकार बहुत सारी छूट दे रही है, बहुत सारे अनुसंधान के लिए पैसा उपलब्ध करवा रही है। तो ये युवा महिला वैज्ञानिकों के प्रोत्साहन से संबंधित है, इतना आप याद रखिएगा। अगला दोस्तों हम लोग देखें, महिला 2020 विश्व कप किस देश ने जीता। तो महिला 2020 विश्व कप दोस्तों इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है भारत को हरा करके। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत को हराया है, तो आपसे पूछ लेगा। और दोस्तों अगला जो वनडे विश्व कप होने वाला है महिलाओं का, वो 2021 में न्यूजीलैंड में होगा, इतना आप याद रखना दोस्तों। अगला, मिशन जीरो एक्सीडेंट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो दोस्तों यह रेल मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें दोस्तों बहुत सारे प्रावधान रेल मंत्रालय ने किए हैं। इसमें जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध हो रही हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर चल रहा है, उचित जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसको शामिल किया गया है, टीटी को, स्टेशन मास्टर को, अन्य ऐसे कर्मचारियों को दोस्तों नॉर्मली प्रशिक्षण दिया जा रहा है दोस्तों, मेडिकल का, डॉक्टरी का। तो इसमें मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग भी समाप्त की जा रही है। तो बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे सुधार रेलवे में किए जा रहे हैं कि उनका उद्देश्य यह है कि रेलवे में बिल्कुल एक भी एक्सीडेंट ना होने पाए किसी भी कीमत पर। तो यह रेल मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला दोस्तों, विद्यादान ऐप। विद्यादान ऐप क्या है दोस्तों, यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब बंद हैं। तो इसमें भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जिसके मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उन्होंने विद्यादान ऐप लॉन्च कर दिया है दोस्तों। तो इसमें जो कोविड-19 के चलते, कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज संबंध हैं, विद्यार्थी घर पर बैठे हैं, तो विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा इसमें उपलब्ध करवाई जा रही है दोस्तों। ये इसमें बहुत अच्छी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके बच्चों को पढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। तो यह विद्यादान योजना आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्यों है, तो विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई में सहयोग के लिए दोस्तों। यह कक्षा 1 से लेकर के ये उच्च स्तरीय शिक्षा तक है, इतना आप याद रखिएगा। सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैगिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा देने वालों के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो प्रावधान किया गया है दोस्तों, गूगल के साथ एक समझौता किया गया है और गूगल पर अपना रसोई यानी होटल और जो रेस्टोरेंट होता है वो सब ऑनलाइन उपलब्ध होगा। कोई भी व्यक्ति कहीं आ रहा है, कहीं जा रहा है, तो गूगल के माध्यम से ये सारी चीज़ें, अपनी थाली बुक करवा सकता है, अपना बेड बुक करवा सकता है, तो ये सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध होंगी। यह उत्तर प्रदेश राज्य है, आप इतना याद रखिएगा। अगला, हाल ही में किस देश में कोड़े मारने की सज़ा को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। यह बहुत बड़ा निर्णय है, यह सऊदी अरब की सरकार द्वारा लिया गया है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है वहाँ शरीयत कानून लागू है। शरीयत कानून कैसा होता है इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप सब समझदार हैं, जानते होंगे। वह बर्बरता पर आधारित होता है दोस्तों। यह आपको पता है कि सऊदी अरब जो है वह सुन्नी बाहुल देश है।
इसकी स्थापना 1750 में की गई थी सऊद के द्वारा की गई थी। चूंकि सऊद के द्वारा की गई थी और यह अरब मरुस्थल में है, तो इसलिए इसका सऊदी अरब नाम हो गया दोस्तों। अब इसमें आपको पता ही होगा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं मोहम्मद साहब जी, उनका जन्म हुआ था। और मक्का मदीना नामक यहाँ बहुत प्रसिद्ध 2 शहर हैं, और यह दोस्तों अरब प्रायद्वीप के 80% भाग पर फैला हुआ है। तो इतनी बातें सऊदी अरब के बारे में आपको जान लेना चाहिए। अगला हम लोग देखें दोस्तों, विधान परिषद चुनाव पर विवाद। दोस्तों यह थोड़ा सा लंबा मुद्दा है, इसीलिए हमने यहाँ इसको विस्तार से चर्चा करने की सोची है। तो आपको पता ही होगा विधान परिषद क्या होता है। एमएलसी, जिनको हम लोग एमएलसी बोलते हैं, उनको विधान परिषद बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों महाराष्ट्र में अभी चुनाव होने वाला था। आपको पता है कि उद्धव ठाकरे जो हैं, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, अभी आप देखे होंगे दोस्तों 2 साधुओं की हत्या वहाँ पर हो गई है। तो महाराष्ट्र काफ़ी चर्चा में है, उद्धव ठाकरे चर्चा में है, तो इसलिए वहाँ का प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो विधान परिषद चुनाव था वहाँ पे दोस्तों, लेकिन कोरोना की वजह से ये सब ठप हो गया है, ये सब बंद हो गया है। और आपको पता है कि उद्धव ठाकरे महोदय जो हैं वो किसी भी ना तो वो विधानसभा के सदस्य हैं और ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं। तो आपको पता है कि वह व्यक्ति जो किसी भी चाहे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो का सदस्य नहीं होता, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो अधिकतम 6 माह तक वह मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है। उसके पश्चात उसको त्यागपत्र देना पड़ता है या तो कहीं न कहीं से चुनाव जीतना पड़ता है। तो ना तो दोस्तों अभी इलेक्शन होने की संभावना है और ना ही उद्धव ठाकरे को एमएलसी के रूप में मनोनीत किया जा रहा है, जबकि वहाँ पे 2 सीट खाली है। वहाँ पर एमएलसी की 2 सीट खाली है। वहाँ के राज्यपाल यदि चाहें तो उद्धव ठाकरे को एमएलसी बना सकते हैं, लेकिन वह नहीं बना रहे हैं दोस्तों। अब यदि उद्धव ठाकरे सदस्य नहीं बन पाते हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर देखा जाएगा कि महाराष्ट्र में कैसी समस्याएं आती हैं दोस्तों। तो आप इतना याद रखिएगा। और यह प्रावधान अनुच्छेद 164 में है कि कोई व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसको चुनाव जीतना होता है, उसको 10 सदस्य बनना पड़ता है। और अगला दोस्तों हम लोग देखें, सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के बीच है। सर क्रीक विवाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी यह विवाद उठा है, सऊदी अरब में उठा है। सऊदी अरब में एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पाकिस्तान के पूर्व मंत्री महोदय ने इसकी चर्चा कर दी कि सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो गुजरात राज्य में दोस्तों, गुजरात राज्य में जब आप अरब सागर की तरफ देखेंगे तो उधर पाकिस्तान और गुजरात के बीच का जो जल क्षेत्र है दोस्तों वहीं पे है, और यह एक दलदली क्षेत्र है, सर क्रीक। तो इतना आप याद रखिएगा, सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला हम लोग दोस्तों, और ये कहाँ पे है तो गुजरात राज्य में है। अगला देखें, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों हमारा उद्देश्य आपको यह याद करवाना नहीं है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन चूंकि इस बार कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं 24 अप्रैल को, इसलिए पंचायती राज दिवस पूछेगा कि कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। दोस्तों यदि हम लोग पंचायतों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से यदि चर्चा करें दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 24 अप्रैल क्यों खास है, क्योंकि इसी दिन ई ग्राम पंचायत एप्लीकेशन प्रधानमंत्री जी ने अपलोड करवाया है। ई ग्राम पंचायत ऐप, इसमें क्या होगा दोस्तों, तो इसमें ग्राम पंचायतों का संपूर्ण लेखा जोखा होगा, कहाँ कितना खर्च हुआ है, कहाँ किसकी ज़मीन है। और दोस्तों इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जितना प्रस्ताव भी प्रधान जी देंगे या जो भी लोकल बॉडीज़ होंगी उन सब का एक एक लेखा जोखा होगा। इसको आम व्यक्ति घर बैठे देख सकता है, दोस्तों। यह अभी 6 राज्यों में शुरू की जा रही है, 6 राज्यों में, जिसमें अपना उत्तर प्रदेश भी है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा पंचायती राज की
थोड़ा सा जानकारी लें विस्तार से, तो आपको पता है दोस्तों कि सन 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रयासों से दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। 1882 से लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल थे, तो उन्हीं के समय में दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। और आपको पता है कि अनुच्छेद 40 में गांधी जी के सपनों का भारत, अनुच्छेद 40 जिसमें पंचायतों के गठन की बात की गई है दोस्तों। आपको पता होगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ था दोस्तों। तो 1957 में इसी बात की जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और दोस्तों इन्हीं बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता है। दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत होती है। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से शुरुआत होती है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते बढ़ते खट्टी मीठी यादों के साथ 1993 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ दी जाती है दोस्तों। भाग 9 जोड़ दिया जाता है और पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक रूप ले लेती है दोस्तों। 74वां संविधान संशोधन हम लोग देखें तो यह नगर पालिका से संबंधित है दोस्तों। आपसे कोई पूछे कि पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है दोस्तों, तो 21 वर्ष होती है और मत देने की उम्र 18 वर्ष होती है दोस्तों। आपको पता है कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और यदि आरक्षण की बात करें इसमें तो दोस्तों 1/3 सीटें जो है वह महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं। लेकिन कुछ राज्य जैसे बिहार हो गए, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर महिलाओं के लिए 50% सीट रिजर्व है दोस्तों। और जो पंचायतों का चुनाव होता है वह राज्य चुनाव आयोग करवाता है दोस्तों। और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जम्मू कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में पंचायती राज की लागू नहीं होती हैं। तो लगभग इतनी बातें दोस्तों हम लोगों ने देख लिया। हाँ, कुछ और देख लेते हैं। जैसे आपको पता होगा त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पे है, ग्राम स्तर पे है, क्षेत्र स्तर पे है, बोलते नहीं है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, व्यवहारिक चीज़ें हैं। आप स्वयं आप देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, हम आपको एक प्रश्न अवश्य दे रहे हैं, आप अपने स्तर से एक बात का पता लगाइएगा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है। फिर से हमारा क्वेश्चन सुन लीजिए दोस्तों, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर होता है। प्लीज़ इसका आंसर हमें शॉर्टकट में आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपको आ रहा है तो बोलिएगा हाँ आ रहा है, अन्यथा हम अगले वीडियो में दोस्तों बताएंगे। अभी हम बता देंगे दोस्तों तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। आप एक बार अपने स्तर से सोच के देखिए कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या अंतर होता है। अगला दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखें, सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन किसकी अगुवाई में संपन्न हुआ दोस्तों, तो यह पाकिस्तान की अगुवाई में संपन्न हुआ है दोस्तों। इतना याद रखिएगा, चूंकि पाकिस्तान की अगुवाई में संपन्न हुआ है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक थी दोस्तों, या जो कि सामने सामने नहीं थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थी। और दोस्तों आप जाहिर सी बात है इसमें कोविड-19 कोरोना से निपटने के लिए इस पर चर्चा की गई है, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर हम लोग सार्क की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी दोस्तों। इसका जो मुख्यालय है वह नेपाल के काठमांडू में है दोस्तों। सार्क का पूरा नाम होता है दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसमें टोटल 8 देश शामिल हैं दोस्तों, नामतः भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इतने देश इसमें शामिल है दोस्तों। अगला हम लोग देखें दोस्तों, अगला इसमें हो जाएगा नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं।
तो दोस्तों संजय कोठारी जी नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं, इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग थोड़ा सा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में आप लोग जानकारी और कर लीजिएगा कि क्या काम है इनका। यहाँ हम इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बस इतना बता दे रहे हैं कि ये बड़े बड़े अधिकारियों को, जो सिविल सर्विसेज के अधिकारी होते हैं, सचिव होते हैं, उनकी शिकायत सुनते हैं और उनके ऊपर ये लोग कार्रवाई करते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखें, दुनिया का सर्वाधिक तेज़ी से डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा बन गया है दोस्तों? तो यह आरोग्य सेतु ऐप है दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप है। यह भारत का है, आपको पता है कोविड-19 से संबंधित है ये, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया हुआ है। बस इतना आप जानिए, आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और महज 13 दिन के अंदर 5 करोड़ लोगों ने दोस्तों इसको लोड कर लिया है, इतना आप याद रखिएगा। अगला, वर्चुअल अदालत की सुव्यवस्थित तरह से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? वर्चुअल अदालत यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोस्तों, यूपी पहला राज्य तो नहीं था, लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से लागू करने वाला, चूँकि ये इसकी शुरुआत पहले से हिमाचल प्रदेश में भी हो चुकी है, उत्तरांचल में हो चुकी है, पंजाब में हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने पूरी तरीके से सभी अदालतों में यह व्यवस्था लागू कर दी है। तो आपसे यही प्रश्न पूछेगा, सुव्यवस्थित तरीके से लागू करने वाला पहला राज्य तो उत्तर प्रदेश है। अगला हम लोग दोस्तों देखें, अगला क्वेश्चन कौन सा है। बस ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही हम लोगों ने देख लिया। आज वीडियो थोड़ा विस्तार से बना होगा दोस्तों, विस्तार से हमने आपको बताने का प्रयास किया है और इसमें थोड़ा सा अगर दोस्तों ज़्यादा तो कुछ जोड़ने के लिए नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के बारे में आपसे चर्चा कर दे दोस्तों, तो ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। अभी याद आ गया, हमने सोचा थोड़ा सा और आपसे चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अदालत की बात चल रही है तो आपको पता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एक हाई कोर्ट है जो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी और 1889 में इसको ट्रांसफ़र करके इलाहाबाद में कर दिया गया था दोस्तों। और वर्तमान में जो इसके चीफ जस्टिस हैं वो गोविंद माथुर जी हैं। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए हम और दे रहे हैं कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? फिर से सुनिए, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? और अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? दोस्तों हम दोनों बता दे रहे हैं, यानी सर दोस्तों बताएंगे नहीं, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे कि हाई कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कौन तय करता है और सुप्रीम कोर्ट में कौन तय करता है। अब इसमें आप लोग इसका उत्तर हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।